C3 cycle is done. Kelvin cycle बताओ. केल्विन साइकिल आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था. हो गई ना. नमस्ते तनु. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. ये देखो. हाँ करेंगे करेंगे. क्वेश्चन आज मैंने नीट वाले निकाले हैं. ठीक है बिल्कुल देखेंगे. नीट वाले क्वेश्चन है वो देखेंगे. सही है क्योंकि तुम्हारा लाइट फेज कंप्लीट हो गया. डार्क हम थोड़ा सा देखते हैं जितना हो पाएगा पोर्शन. ठीक है यहाँ देखो. ये लगा हुआ है. ये क्या है हमारा मेम्ब्रेन है. फटाफट देखो फिर हम डार्क फेज पे स्टार्ट करते हैं. ये क्या है. ये है हमारा मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड का. इसमें क्या लगा हुआ है. ये PS2 लगा हुआ है. ये PS1 लगा हुआ है. ठीक है. और इधर ये ATP सिंथेटेज है. NADPH रिडक्टेज है. ठीक है. ये सब कहाँ है. ये मेम्ब्रेन में है थाइलाकॉइड की. वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स आप देखो यहाँ पर लगा हुआ है नीचे थाइलाकॉइड के स्पेस में. यानी कि हम कह सकते हैं ल्यूमन में लगा हुआ है. ठीक है. सही है. हो क्या रहा है. सिंपल वाटर ब्रेक हो रहा है. ब्रेक होके वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और प्रोटॉन रिलीज कर रहा है. इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो PS2 में चले जाएंगे. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है आजाद. K और L क्या है. K और L भी देखते हैं. वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही यार. वॉइस तो मेरी साइड से तो क्लियर है. किसी को वॉइस ब्रेक हो रही है. इसको भी देखो. ये रहा. ऊपर वाला तो देख लिया ना. ठीक है. ये क्या आ रहा है देखो. इनपुट में क्या होगा. CO2 वाटर और लाइट. सिंपल है सबको पता है. आउटपुट क्या निकला हमारा. शुगर और ऑक्सीजन. ठीक है. फिर फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 2 फेजेस. है ना. लाइट फेज और डार्क फेज. ठीक है. इसमें कुछ रिपीट नहीं कर रही मैं. सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं हम. टाइम पास ही कर रहे हैं एक तरीके से. अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने. जस्ट एक रिवीजन टाइप का ले रहे हैं. यहीं से देख लो. मैंने ये दिया था फिल करने के लिए बच्चों को. ये. ठीक है. तो अब हम क्या देख रहे हैं. नीचे वाले पूछ रहे थे ना K और L क्या है. K और L क्या होगा बताओ. देखो केल्विन साइकिल में क्या होता है. डार्क फेज में क्या इंट्रोड्यूस होता है. CO2 एंटर होगा. जो हम CO2 यहाँ लिख रहे थे वो कहाँ एंटर होता है. वो डार्क फेज में एंटर होता है. इससे पहले तो कहीं नहीं आया. तो यहाँ पे आना था CO2. और यहाँ हमने देख लिया कि ATP और NADPH प्रोडक्ट्स बनेंगे. ठीक है. और लास्ट में क्या बनता है हमारा. प्रोड्यूस क्या होता है केल्विन साइकिल से. केल्विन साइकिल से क्या प्रोड्यूस होता है. शुगर. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. तुम ये बाद में देखना जब मैं तुम्हें PDF दूंगी. हम ना केल्विन साइकिल स्टार्ट करते हैं. ये तो मैंने तुम्हें इसलिए दिया था. कुछ बच्चे जल्दी आ जाते हैं तो उनके लिए था कि हाँ भाई जब तक आप इसे डी कोड कर लो. ठीक है. चलो. केल्विन साइकिल क्लियर है. हमने कर लिया था. बताओ पहले एक बारी. पढ़ा तो दिया था मैंने आई थिंक. जल्दी बताओ. C3 साइकिल इज डन. डन है ना. 3 फेजेस थी. हाँ 3 फेजेस थी ना. कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन और रीजनरेशन. ठीक है. हमने उसमें मॉलिक्यूल्स भी देख लिए थे. कितने मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है. ये थी बेसिकली जो एनसीईआरटी में आपके दी हुई है. ठीक है. कि कैसे ATP का कंजम्पशन कितना था. 2 ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन हो रहा है. और एक ATP कहाँ यूज हो रहा है. एक ATP कहाँ यूज हो रहा है. रीजनरेशन में. यहाँ देखते हैं. चलो. तो 2 टाइप के साइकिल है. एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट. एक है C3 और एक है C4. ठीक है. C3 साइकिल कौन सी होती है. केल्विन साइकिल. C4 होती है हैच एंड स्लैक. हैच एंड स्लैक. ये नाम किसके बेसिस पे रखा है कि किसने डिस्कवर करी साइकिल. हैच एंड स्लैक. ठीक है. दूसरी बात
C3 साइकिल जो साइकिल है ना बेटा, वो सभी प्लांट्स में होती है, ऑल द प्लांट्स। किन में होती है? ऑल द प्लांट्स। C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल होती है, ठीक है। C3 साइकिल इसमें भी होगी, लेकिन इसमें एक एडिशनल साइकिल और होगी, एक एडिशनल फेज और होगा, ठीक है। पहले वो एडिशनल फेज होगा, उसके बाद C3 साइकिल होगी। एडिशनल फेज के बाद C3 साइकिल होगी। C3 साइकिल कॉमन होती है सभी प्लांट्स में, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, एक्सेप्टर इज देयर। फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है इसमें? एक्सेप्टर मतलब जो CO2 को लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है? एनवायरमेंट से आ रहा है। तो फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होगा यहाँ पे? RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये क्या करेगा? CO2 को फिक्स करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करके एक कंपाउंड जो बनाएगा उसका क्या नाम होगा? वो होगा हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। क्या होता है फर्स्ट प्रोडक्ट? कौन बताएगा? अभी बताती हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट इन द केस ऑफ केल्विन साइकिल क्या होता है? बोलो बोलो। नहीं याद आ रहा तो फिर हम दोबारा से पढ़ेंगे, बोलो जल्दी। याद आ रहा है नहीं आ रहा? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कितने कार्बन का होता है? ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। 3 कार्बन, कोई बात नहीं फिर दोबारा देखेंगे। 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, बेसिक देख लो फिर मैं दोबारा से बताऊंगी, ठीक है। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ये 3 कार्बन का है, इसीलिए इसको C3 बोलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है साइकिल में, ठीक है। अभी दोबारा समझाऊंगी, इतनी बात देखो बस। एक है साइकिल C3 और एक है साइकिल C4। दोनों का पर्पस क्या है? ये कौन सी फेज है? डार्क फेज है ये, ठीक है। हम कौन सा फेज पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डार्क फेज। डार्क फेज में बेसिकली आपकी बुक में 2 साइकिल दी है, एक C3 साइकिल, एक C4 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल का नाम होता है केल्विन साइकिल, क्योंकि उसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर करा, ठीक है। C4 साइकिल को हैच एंड स्लेक पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये हैच और स्लेक 2 बंदों ने एक साथ डिस्कवर करी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि C3 साइकिल सभी प्लांट्स में होती है, ऑल द प्लांट्स। जो C4 प्लांट है उनमें भी C3 साइकिल होती है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है? C4 प्लांट में एक एडिशनल फेज और होता है, उसके बाद C3 साइकिल होती है, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? C4 साइकिल है, ठीक है। इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो 4 कार्बन का बनेगा, इसमें बनता है 3 कार्बन का। किसमें? C3 में। C3 और C4 जो इनका नाम रखा गया है ना, वो इस बेसिस पर रखा है कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा? फर्स्ट प्रोडक्ट C3 में बनता है 3 कार्बन का, तो वो उसको बोल दिया C3 साइकिल। C4 में फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है, इसलिए उसको बोल दिया C4 साइकिल। यहां तक समझ में आया? बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। कि क्या डिफरेंस है। दूसरी बात, फर्स्ट एक्सेप्टर आपको याद रखना है। फर्स्ट एक्सेप्टर मतलब सबसे पहले CO2 को कौन लेगा, ठीक है। तो C3 साइकिल के केस में सबसे पहले CO2 को लेता है RUBP। इसका नाम क्या है? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट। ये मैं पीछे भी बताऊंगी, अभी शॉर्ट में लिख लूं बस, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्टर C3 साइकिल के केस में है RUBP। ये जब CO2 से कंबाइन होगा तब बनाएगा ये फर्स्ट प्रोडक्ट PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इतनी बात इसकी हो गई। अब इस रिएक्शन को रन करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम होता है रुबिस्को। एंजाइम को रन करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए ना, रुबिस्को। सुन लिया पढ़ना? समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कैसे बनेगा? यहाँ पे पहला जो होता है फर्स्ट एक्सेप्टर, ये फर्स्ट एक्सेप्टर और फर्स्ट प्रोडक्ट आपको साइकिल्स में याद रखने, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। कि फर्स्ट एक्सेप्टर इस साइकिल में कौन सा है, C3 में कौन सा है और C4 में कौन सा है, ठीक है। इस केस में फर्स्ट एक्सेप्टर है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP, ठीक है। ये क्या करेगा? सिमिलरली जैसे यहाँ RUBP था, यहाँ पे PEP है, ये CO2 से कंबाइन होगा और फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगा OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है? ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, फर्स्ट प्रोडक्ट ये 4 कार्बन वाला है, इसलिए इस साइकिल को बोलते हैं C4 साइकिल। समझ आ गई बात?
ये चीजें याद रखनी है। पीडीटी का मतलब है प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था, पीजीए 3 कार्बन का, दैट्स व्हाई इट इज C3 साइकिल। इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं C4 साइकिल। इतनी बात समझ में आ गई सबको। हाँ, एक चीज और देखो, जैसे इस रिएक्शन को रोबिस्को रन कर रहा था, इस रिएक्शन को कौन रन करता है, पीईपी केस, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये तो है इनमें बेसिक डिफरेंस C3 और C4 साइकिल में, ठीक है। अब देखते हैं ये रन कैसे करती है। हाँ, ये देखो, एक चीज याद रखनी है कि C3 में जो साइकिल है वो सभी प्लांट्स में कॉमन है, ठीक है। C4 में भी कॉमन है, लेकिन C4 वाले प्लांट्स कौन से हैं, बेसिकली ट्रॉपिकल प्लांट्स। ट्रॉपिकल प्लांट्स जो हाई टेम्परेचर और हाई लाइट में रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कैसा टेम्परेचर है, ट्रॉपिकल टेम्परेचर है ना। गर्मी में देखो कितनी तेज धूप होती है और कितनी तेज गर्मी होती है, धूप सनलाइट कितनी तेज है। तो ऐसे में जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली उनमें ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, और ट्रॉपिकल प्लांट्स में C4 साइकिल चलती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि शुगर केन, मेज हो गया, सारे नहीं होते, जरूरी नहीं कि सभी प्लांट्स में होगी, जिनमें है। और एक है सोरगम। ये 3 एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए कि C4 वाले कौन से प्लांट्स है, ठीक है। पीडीटी प्रोडक्ट है बच्चे, ये प्रोडक्ट मैंने शॉर्ट में लिख दिया। फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट एक्सेप्टर और उनका एंजाइम, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं रिपीट भी कर रही हूँ, दोबारा देखो, क्योंकि मैं एक एक करके बताती हूँ कैसे कैसे ये चलेगी, ठीक है। डार्क रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क फेज का क्या मतलब है कि अब हमारा शुगर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और शुगर के फॉर्मेशन के लिए CO2 एंटर होगा, ठीक है। CO2 एंटर हो रहा था ना, यहाँ देखो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा ना कि CO2 कंबाइन होगा, और इधर भी लिखा मैंने कि CO2 कंबाइन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 एंटर हो रहा है सेल के लीफ में, ठीक है। और वो एंटर करके क्या बनाएगा, शुगर का फॉर्मेशन करेगा। तो अब देखो C3 देखते हैं पहले। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या क्या नाम है, वही चीज है कि C3 बोलते हैं, C4 बोलते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। ये आपको याद करने, ध्यान से इनको याद कर लेना। अब देखो साइकिल चलेगी कैसे। जो C3 साइकिल है, ठीक है, C3 या केल्विन साइकिल, उसमें होती है 3 फेजेस, ठीक है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज रिडक्शन, और थर्ड इज रीजेनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है, सही है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब वही है कि CO2 आएगा और RUBP से कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। और क्या बनाएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट PGA बनाएगा। समझ आ गई इतनी बात। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, ठीक है। अब साइकिल देखते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। ये डायग्राम डायरेक्ट आता है, क्वेश्चंस इससे डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है हमारा कार्बोक्सिलेशन, ये आया CO2, ठीक है। ये क्या है हमारा RUBP। RUBP का ये फुल फॉर्म है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये आपको याद करना है। RUBP और CO2 कंबाइन हुए तो हमारा क्या बना, ये बना फर्स्ट प्रोडक्ट PGA, ठीक है। और इसमें कौन एंजाइम हेल्प करेगा, रुबिस्को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गई फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सही है यहाँ तक। सेकंड स्टेप है रिडक्शन। जो ये PGA बना है, इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंट स्टेप्स होंगी, मल्टीपल स्टेप्स होंगी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे, मल्टीपल इंटरमीडिएट्स बनेंगे, और फाइनली जो लास्ट में बनेगा वो हमारा बनेगा ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। ये ट्रायोज फॉस्फेट फिर शुगर और स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, हम शुगर ही बनाने जा रहे थे ना, तो वो यहां से बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रिडक्शन यानी कि सेकेंड स्टेप में ATP और NADPH का कंजम्पशन होगा। हम क्या पढ़ा था पीछे वाले चैप्टर में, स्टार्टिंग में यही पढ़ा है ना कि लाइट फेज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डार्क फेज में जाते हैं, आ गए। ATP और NADPH यूज हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो यही हो रहा है। समझ आई ये बात। हमने देखा था ना डार्क फेज को रन करने के लिए क्या चाहिए, लाइट फेज के प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड, तो ये यहाँ पर होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 2 ATP
और 2 NADPH। ठीक है, ये दोनों हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, 2-2। तब क्या होगा, ये ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा PGA से, और इस पूरे स्टेप को हम बोलते हैं रिडक्शन। सही है, यहां तक समझ में आया? बोलो, यहां तक क्लियर है? बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझने की, इसलिए मैं एक एक स्टेप पे पूछूं कि समझ आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, नो मैम, क्या नहीं समझ आया? सिंपल है ना, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, RUBP और CO2 कंबाइन हो रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बनाया, PGA बनाया। ठीक है, 2 चीजों ने मिलके PGA बनाया। RUBP और CO2 ने मिलके बनाया PGA। PGA रिड्यूस हो गया और इसने बना लिया शुगर। ठीक है, बस इतना सा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा आगे, ये जो शुगर बना है इसमें से सारा शुगर कंज्यूम नहीं होगा, कुछ शुगर तो क्या होगा, सेल ले लेगी, सेल को एनर्जी चाहिए तो वहां पे निकल जाएगा, लेकिन कुछ शुगर सेल साइकिल में इसमें प्रोसेस में रुका रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा जो है थर्ड स्टेप, रीजेनरेशन। कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स ट्रायोस फॉस्फेट रिड्यूस होगा, रीजेनरेट होके फिर से RUBP का फॉर्मेशन करेगा। अगर साइकिल दोबारा भी चलानी है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में चलेगी, साइक्लिक प्रोसेस है, तो हमें RUBP दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो ट्रायोस फॉस्फेट क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में दोबारा रीजनरेट होके ब्रेकअप होगा, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे और फाइनली फिर से RUBP वो बन जाएगा। एक ATP यहां भी कंज्यूम होगा। ठीक है, 2 ATP यहां पे कंज्यूम हुए इस वाले स्टेप में, रिडक्शन वाले में, और एक ATP हमारा रीजनरेशन में कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो अगर हम देखें कि केल्विन साइकिल एक टर्न में कितना ATP ले रही है, 3 ATP ले रही है पूरी एक बार चलने में, ले रही है ना 3 ATP, और कितने NADPH ले रही है, 2। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, सबको बताना है, समझ आ गई? 3 ATP कैसे, 2 यहां लिए ना, 2 यहां लिए जहां मैंने स्टार लगाया है, और एक यहां ले लिया। ठीक है, तो 3 ATP ले लिए और NADPH 2 लिए सिर्फ रिडक्शन वाली स्टेप में। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, साथ के साथ तुम ये भी देखो कि एक टर्न में CO2 कितना कंबाइन हुआ, कितने CO2 कंबाइन हुए, 1 मॉलिक्यूल। एक ही CO2 आया था ना अंदर, एक ही CO2 आया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब देखो इसमें होगा क्या, फाइनली जो हम रिएक्शन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं ना, CH2O CO2 C6H12O6। ठीक है, बेसिकली यहाँ कितने कार्बन है ग्लूकोज में, एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 होंगे ना, और हमने कितना दिया है अभी CO2, सिर्फ एक कार्बन दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब एक शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस साइकिल को 6 बार चलना पड़ेगा, तब 6 CO2 आएंगे, तब साइकिल के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे, तब जाके एक शुगर का मॉलिक्यूल बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। समझ आई? ये बात समझ में आई सबको? ये वाली बात समझ में आई कि 6 टर्न्स क्यों होंगे? यहाँ देखो, हमने फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्लाइड में ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी, ये मैंने तुमसे कहा भी था। अच्छा, तब तुम थे नहीं शायद, तब तुम कहीं और थे सारे बच्चे। ये वाली रिएक्शन थी जो फोटोसिंथेसिस की मेन रिएक्शन होती है। यहाँ पे हमने 6 CO2 क्यों लिखा है, क्योंकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए साइकिल 6 बार चलेगी, एक बार में एक ग्लूकोज एंटर होगा, दूसरी बार में दूसरा, तो जब 6 ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक बार में एक CO2 आ रहा है ना, दूसरी बार में दूसरा CO2, तो जब 6 CO2 एंटर हो जाएंगे तब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। समझ आ गई? 1 टर्न 1 नहीं नहीं, 1 टर्न 1 मॉलिक्यूल नहीं, 6 टर्न 1 मॉलिक्यूल, बीच में इंटरमीडिएट्स बनेंगे। ठीक है, सही है? अब देखते हैं, इसमें आता है आपके बेसिकली, यहां से क्वेश्चन आता है ATP और NADPH पे बेस्ड। ठीक है, कि कितने ATP कितने चीजों में लगे, अब देखते हैं वो कैसे होता है। इतना समझ में आ गया ना, फेजेस समझ में आ गई सबको? आजाद, क्लियर है? बाकी बच्चे देखो, मुझे नाम नहीं याद इसलिए मैंने ना देखने पड़ते हैं। दीप्ति, दीपाली, CSR, बुशरा, मनसा, मयंक, पलक।
ठीक है ना। अभी मुझे देखो नाम नहीं याद बच्चों के। विवेक, विवेक आज काफी शांत लग रहे हो आप, क्या हो गया? समझ आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। थम्स अप बना दो, क्लियर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम लगता है फिर। चलो चलो देखो, अब देखो एक टर्न की अगर हम बात करें, वन टर्न की, ठीक ठीक इधर देखो, वन टर्न की अगर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो एक CO2 मॉलिक्यूल आ रहा है वन टर्न में, 3 ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH जा रहे थे। इतना याद हो गया? ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं विवेक, टेक केयर। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ATP के, 2 रिडक्शन में, 1 रीजनरेशन में, और 2 मॉलिक्यूल NADPH के रिडक्शन में। ठीक है, इतने हमारा कंजम्पशन हो रहा है एक टर्न में। तो अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने टर्न्स चाहिए? 6 टर्न्स चाहिए। ये समझ आ गए ना, 6 टर्न्स चाहिए। अब हमें देखना है कि 6 टर्न्स में कितना कंजम्पशन हो रहा है। सिंपल मैथ्स, 6 टर्न्स में कितना कंजम्पशन हो रहा है? एक टर्न में कितना ATP जा रहा था? 3, तो 6 टर्न में कितना हो गया? 6 इंटू 3, यानी कि 18 ATP। ये लिखा है 18 ATP। ठीक है, सिमिलरली एक टर्न में कितना NADPH यूज हो रहा था? 2। ठीक है, तो 6 टर्न में कितने हो गए? 6 टर्न में कितने हो गए? 6 इंटू 2 यानी कि 12, ये लिखा 12। ठीक है, और 6 टर्न में CO2 कितने होंगे? सिमिलरली 6। ठीक है, तब हमारा जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो ये हम बोले तो ये है इनपुट ऑफ द साइकिल। जब हम साइकिल में इतनी चीजें डालेंगे तब हमारा क्या निकलेगा? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आउटपुट पे हमें मिलेगा। समझ आइए बात सबको? क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है, आ सकता है। कितने टर्न्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल यूज हुए, एक टर्न में कितने होंगे, 2 टर्न हो गए तो कितने होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए। इस वाले चैप्टर में फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें ATP और NADPH पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको याद होने चाहिए किस टर्न में कहाँ पे कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। सही है, चलो। अनुभूति, मुझे लग रहा है बच्चे आप समझ नहीं रहे हो, इधर उधर तो नहीं देखने लग जाते बीच में। देखो यहाँ देख लो, अब मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे देखो वही चीज लिखी है। पहला स्टेप हो गया क्या? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है? कार्बन को फिक्स कर रहे हैं, लिखा है ये, सिंपल मीनिंग लिखा है बिल्कुल। कितने आएंगे? 6 CO2। अभी हमने एक देखा था, लेकिन हम फाइनली कितने चलाते हैं? 6 ही चलाते हैं। ठीक है, उससे क्या बना? हमारा PGA बन गया, ये फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, कौन बना रहा है? RUBP, ये क्या है? फर्स्ट एक्सेप्टर। ये कंबाइन हुआ CO2 से, तो क्या बना? PGA, फर्स्ट प्रोडक्ट। साइकिल्स के डायग्राम याद रखो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट क्या था, एक्सेप्टर क्या था, सब अपने आप याद हो जाएगा। और एंजाइम कौन है यहाँ पे? रुबिस्को। ठीक है, दूसरा देखो, ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप, जिसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो रिडक्शन में ATP यूज हो गए, NADPH यूज हो गए। ठीक है, तो हमारा क्या बना? बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट साइकिल से बाहर आके क्या बनाएगा? शुगर का मॉलिक्यूल बनाएगा। और बाकी कुछ अंदर ही रहेंगे साइकिल के, जो थर्ड स्टेप में जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोबारा से ATP यूज होगा और फिर से वो RUBP का फॉर्मेशन कर लेगा। 6 टर्न फॉर 1 ग्लूकोज, 6 होंगे कृष्ण, 6 टर्न। तो बेटा चलते ही रहेंगे, साइकिल रुकेगी थोड़ी। साइकिल तो हमेशा चलती रहेगी, जब 6 बार वो घूम जाएगी तब एक ग्लूकोज बनेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, साइकिल को रुकेगी थोड़ी, कंटिन्यूस चल रही है वो तो। जब तक लाइट मिल रही है प्लांट को, जब तक सनलाइट आ रही है, ATP NADPH आ रहे हैं, प्लांट को फूड का रिक्वायरमेंट है, वो चलती रहेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट केल्विन साइकिल। ये हो गई आपकी केल्विन साइकिल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सही है, अब देखो, अब हमने बात करी थी कि एक है C3 और एक है C4। डिफरेंस हमने देख लिया, फिर से देखते हैं वो वाला टेबल जो हमने बनाया था। यहाँ पे देखो, ये वही चीजें लिखी हैं जो मैंने तुम्हें बताई, इसको पढ़ के देखना। मेन चीज क्या है, आपको फुल फॉर्म सबके याद होने चाहिए कि रुबिस्को क्या क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, PGA का क्या फुल फॉर्म है, OAA का क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो भी हमने शॉर्ट में लिखे हैं, आपको फुल फॉर्म सबके याद करने हैं। ठीक है, चलो अब देखो, हमने C3 पढ़ ली है। C4 पे आते हैं। C4 में C3 साइकिल भी चलेगी, पहली बात तो यही है।
जो हमने तीनों स्टेप देखे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ये तीनों स्टेप एज इट इज C4 प्लांट में भी होंगे, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल काम और होगा। वो एडिशनल काम क्यों होगा और कैसे होगा वो हमें देखना है। चलो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि C4 के एग्जाम्पल कौन है। C4 का एग्जाम्पल है मेज, सोरगम और यहाँ लिखा है शुगर केन। ठीक है, अब थोड़ा सा C4 प्लांट स्पेशल क्यों है, उसमें ऐसा क्या खास हो रहा है वो देखते हैं। C4 प्लांट जो होते हैं, अभी तक जो हमने C3 साइकिल देखी ना, वो सब कौन सी सेल्स पे हो रही थी लीफ की, कौन बताएगा। मीजोफिल सेल्स में थे ना क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल सेल्स में होते हैं, ये बात तो सबको क्लियर है ना, पता है ना। जो नॉर्मल सेल है वो मीजोफिल सेल है लीफ की, जिसमें क्लोरोप्लास्ट है और पूरा फोटोसिंथेसिस हमारा चल रहा है। ठीक है ना। अब देखो C4 में क्या स्पेशल है। C4 में एक तो मीजोफिल सेल है ही है, ठीक है, साथ के साथ इसमें एक एडिशनल सेल है जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। ठीक है, सेल्स, मैं शॉर्ट में इसको आगे BSCs लिखूंगी। ठीक है, BSCs, हाँ अब पढ़ना। ठीक है, इसमें एडिशनल सेल्स होती है बंडल शीथ सेल्स। अब यहाँ पे खास बात क्या है, C3 साइकिल में जो केल्विन साइकिल चल रही थी ना, वो किस में चल रही थी, ऑब्वियसली मीजोफिल सेल्स में। लेकिन बंडल शीथ C4 प्लांट्स के केस में केल्विन साइकिल किस में चलेगी, बंडल शीथ सेल्स में। C3 तो होगी ना, एडिशनल नहीं है, एडिशनल है। C3 सब में चलेगी C3 साइकिल, लेकिन यहाँ पर बंडल शीथ सेल्स में चलेगी, मीजोफिल सेल्स में नहीं चलेगी। नहीं नहीं कनिष्का, समझ नहीं रहे हो, C3 पार्ट्स नहीं है बेटा, डार्क फेज की दो साइकिल्स हैं, C3 और C4। डार्क फेज में दो तरीके से शुगर बनता है, C3 साइकिल से और C4 साइकिल से। ठीक है, C3 साइकिल को हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अनुभूति अब बच्चे मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि बाकी सब बच्चे समझ रहे हैं ना, तो फिर सबका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। आप बाद में रुक जाना, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी जहां से C4 वाली समझ लो आप पहले। ठीक है, फिर क्लास ओवर हो जाएगी नहीं तो। सही है, बाद में रुक जाना, मैं बता दूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे तो C4 में क्या स्पेशल है, एक तो है मीजोफिल सेल और एक है बंडल शीथ, दो तरीके की यहाँ पर सेल है। C3 साइकिल कहाँ चलेगी, बंडल शीथ सेल्स में। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, C3 साइकिल चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट कौन बताएगा। C3 साइकिल में इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा था पहले, कौन सा था इंपॉर्टेंट एंजाइम C3 साइकिल, एंजाइम एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को इज एंजाइम, RUBP क्या है, एक्सेप्टर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो रुबिस्को भी ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होगा, बंडल शीथ सेल्स में। ये दोनों बातें जो मैंने लिखी हैं कि बंडल शीथ सेल्स में C3 साइकिल होगी, क्योंकि रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, रुबिस्को बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, C3 सेल्स में रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट था, मीजोफिल सेल्स में, इसीलिए केल्विन साइकिल कहाँ हो रही थी, उसी में हो रही थी, मीजोफिल सेल्स में, उनमें कोई दूसरी सेल है ही नहीं। लेकिन C4 प्लांट्स के केस में रुबिस्को इज प्रेजेंट इन BSCs। ठीक है, बंडल शीथ सेल में, इसलिए केल्विन साइकिल भी वहीं पर होगी। दूसरी बात, अब जो ये दो तरीके की सेल इस प्लांट में है ना, C4 वाले प्लांट्स में, शुगर केन में जैसे हम बात करें, तो इस अरेंजमेंट को बोल देते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। ठीक है, इस लीफ के पास दो सेल्स हैं और इस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, ये वाला डायग्राम दिख रहा है नीचे वाला, जो गोल गोल सा बना है, दिस वन। ठीक है, ये है क्रैन्स एनाटॉमी। ये क्या अरेंजमेंट है, ये ऐसा अरेंजमेंट है कि सबसे अंदर तो लीफ में होगा वस्कुलर बंडल। ठीक है, यहां बना रही हूं मैं ऊपर, ये क्या होगा हमारा, सबसे अंदर है वस्कुलर बंडल। ठीक है, वस्कुलर बंडल के ऊपर क्या होगा, मतलब बाहर, सबसे अंदर है वस्कुलर बंडल, उसके बाहर जो अरेंजमेंट है सेल्स का वो है बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, और उसके बाहर क्या होगा, उसके बाहर होंगी हमारी मीजोफिल सेल्स, ग्रीन वाली। तो ये ऐसे गोल गोल सी अरेंज है, अगर आप लीफ को काटोगे, वर्टिकल सेक्शन हम उसका देखें तो हमें ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा। इसमें आप देखो, ये जो बाहर बड़ी वाली सेल्स आपको दिख रही है,
ये वाले, ये कौन सी है, ये हो गई मीजोफिल सेल्स, यहाँ लिखा है देखो, ठीक है। और उसके अंदर ये छोटी छोटी जो दिख रही है कॉम्पैक्ट सी, दीज आर बंडल शीथ सेल्स, इनमें ही केल्विन साइकिल रन करेगी। और अंदर रेड जो दिख रहा है, दिस इज वस्कुलर बंडल, ठीक है। एक तरीके से इसमें क्या होता है इसमें ना प्लांट्स में रुबिस्को को छुपा के रखा गया है। C3 में भी बंडल नहीं, C3 में नहीं होती, ठीक है। रुबिस्को को क्या करा है हमने, छुपा के रखा है, उसे हमें ना ऑक्सीजन से बचाना है, वो ऑक्सीजन के पास जाना चाहता है। रुबिस्को जो एंजाइम की हम बात कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन के लिए भी एफिनिटी रखते हैं, वो ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उसको बचा के रखना है। तो उन्होंने ना मीजोफिल सेल्स के अंदर छुपा दिया है उसको, बंडल शीथ सेल्स में, जिससे कि ऑक्सीजन के वो कांटेक्ट में ना आए और सिर्फ CO2 के पास रहे वो, ठीक है। ये प्राइम मोटिव है इस बात का। ये बात समझ में आई कि पर्पस क्या है, क्यों है, ये मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। प्राइमरी मोटिव क्या है कि रुबिस्को को अंदर छुपा के रखना बंडल शीथ सेल्स में, और बंडल शीथ सेल्स को भी किसके अंदर छुपा दिया इन्होंने, मीजोफिल सेल्स के, जिससे कि रुबिस्को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आने पाए और सिर्फ CO2 ही उसके आसपास रहे, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात। अरेंजमेंट समझ में आ गया क्या है लीफ का, C4 प्लांट्स में क्या अरेंजमेंट होता है, क्या स्पेशल है, क्रैन्स एनाटॉमी क्या है, बंडल शीथ सेल्स क्या है, केल्विन साइकिल कहाँ चलेगी, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, सही है। अब देखो ये यही चीज लिखी है। पहली बात हो गई कि C4 प्लांट्स में क्या होती है, स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी, क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, क्रैन्स एनाटॉमी में पर्पस क्या है कि उसमें बंडल शीथ सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, किसके अराउंड, वस्कुलर बंडल के अराउंड, ऐसे ऐसे याद रखो, ठीक है। सबसे अंदर वस्कुलर बंडल, उसके बाहर हमारा बंडल शीथ सेल्स, और उसके बाहर हमारा मीजोफिल सेल्स, ठीक है। ये अरेंजमेंट हो गया, दिस इज क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है। रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, रुबिस्को बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ देखो लिखा है मीजोफिल सेल्स लैक्स रुबिस्को, C4 प्लांट्स में, सिर्फ C4 में, C3 में नहीं, C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को नहीं होता। चैप्टर कहाँ कंप्लीट हो गया अभी इकरा, क्रैन्स एनाटॉमी प्रतिमा, यही तो बताया मैंने, जो ये गोल सर्कुलर अरेंजमेंट बता रहे हैं ना बच्चे हम, ये जो मैंने नीचे डायग्राम बनाया था, दिस इज क्रैन्स एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट किसी भी चीज का। हम यहाँ किसको पढ़ रहे हैं, हम लीफ की बात कर रहे हैं, तो लीफ के अंदर कैसे अरेंज है सेल्स, ऐसे अरेंज है, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम बनाया, या ये नीचे वाला देख लो आप, ठीक है। फिक्सेशन तो अभी बताया ही नहीं, अभी तो मैं स्ट्रक्चर ही समझा रही हूँ लीफ का। स्ट्रक्चर समझ में आ गया तभी अरेंजमेंट फिक्सेशन समझ में आएगा, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनली कैसे अरेंज है लीफ की सेल्स, समझ आ गया ना। क्रैन्स एनाटॉमी, बंडल शीथ सेल्स, व्हाट आर दीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि साइकिल रन कैसे करेगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करेगी, देखो ये सब वही चीजें लिखी हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताई, दोबारा देखो। ये है तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम, होता क्या है इसको बाद में दिखाऊंगी, पहले यहां से करते हैं। नहीं, नहीं होती, C3 में नहीं होती, तभी C4 प्लांट्स आर स्पेशल, ठीक है प्रतिभा, उसमें नहीं होती, मैंने कहाँ बताया, उसमें नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब हमने देखा दो तरीके की सेल है, एक मीजोफिल है, एक बंडल शीथ, ऐसे अरेंज है कुछ ऐसे से, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। ऊपर वाली सेल जो है वो है मीजोफिल, ठीक है, और नीचे वाली कौन सी है, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। CO2 कहाँ आएगा, ऐसे थी ना, वस्कुलर बंडल, बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल, ठीक ऐसे ही थी ना, ये वस्कुलर बंडल हो गया, उसके बाहर क्या था, BSC, और सबसे बाहर क्या थी, मीजोफिल सेल। तो ऑब्वियसली जब CO2 आएगा तो वो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, मीजोफिल सेल के भी आएगा ना, बंडल शीथ सेल तो अंदर है, ठीक है ना, अंदर है, तो ये मीजोफिल सेल में आया। मीजोफिल सेल में इससे कौन कंबाइन होगा, PEP, दिस इज फर्स्ट एक्सेप्टर, ये CO2 को लेगा, ठीक है, इसने इसको पकड़ लिया, ठीक है। PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो मैं फुल फॉर्म बोल रही हूँ वो एक दिन में नहीं याद होंगी, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो याद करना है इनको ठीक से।
ठीक है। तो पीईपी CO2 से कंबाइन हुआ, इसने बनाया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो OAA क्या हुआ हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। सभी साइकिल्स में फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट एंजाइम और फर्स्ट एक्सेप्टर आपको याद रखना। ठीक है, तो हमने देखा फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, फर्स्ट प्रोडक्ट कौन है। एंजाइम कौन सा यूज होगा, पीईपी केज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। और ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा बना, ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, C4 साइकिल। समझ आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई कि CO2 आई, बीसोफिल सेल में आई, OAA बन गया, और हमारा किसकी हेल्प से बना, पीईपी केस की हेल्प से। ठीक है, अब क्या होगा देखो आगे, ये जो OAA बना है ये आगे कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा एक एसिड में, मैलिक एसिड, या हम बोल देंगे एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद जब ये एसिड बनेगा तो ये ट्रांसपोर्ट होगा। सेल छोटी रह गई, रुको ये ऐसे मान लो नीचे थी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जब ये मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनता है, ये होता है C4 एसिड एक तरीके से, 4 कार्बन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा। ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। कहां से, मीजोफिल सेल से ये बंडल शीथ सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, मीजोफिल से बंडल शीथ सेल के अंदर ये ट्रांसफर हो गया। अब ये C4 एसिड यहां पर आ गया बंडल शीथ सेल में। जब ये यहां पर पहुंच जाएगा, ये दोबारा से ब्रेक होके CO2 रिलीज कर देगा और एक C3 एसिड। ठीक है भाई, 4 कार्बन वाला एसिड था, एक CO2 रिलीज हो गया तो क्या बचा, C3 एसिड। ठीक है, ये जो CO2 निकला है यहाँ पर बंडल शीथ सेल में रिलीज हुआ है, ये CO2 अब केल्विन साइकिल में यहां पर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब हमारी प्रॉपर C3 साइकिल चलेगी जैसे हमने पीछे पढ़ी। समझ आई बात, ये बात समझ में आई। इस स्टेप को बोलते हैं क्या, इसको बोल देते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिलीज कर रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे, फिक्स कर रहे थे, तो ये होता है फिक्सेशन। अभी दोबारा दिखाऊंगी डायग्राम में, दिस इज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये CO2 जो रिलीज हुआ ये केल्विन साइकिल में चला गया, वहां पे रुबिस्को भी था क्योंकि, और सारा अरेंजमेंट था, तो पूरी केल्विन साइकिल चलेगी जैसे पीछे हमने देखा अभी। और पूरा शुगर का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा जैसे पीछे हुआ था C3 साइकिल में, सेम। ठीक है, ये C3 एसिड जो बचा, ये क्या होगा, ये दोबारा से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये दोबारा से कहाँ चला जाएगा, ये दोबारा से मीजोफिल सेल पे ट्रांसपोर्ट होके पहुंच जाएगा और रिकन्वर्ट, दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा किसमें, पीईपी में। क्योंकि उसे क्या करना है, पीईपी को दोबारा से CO2 से कंबाइन होना है। भाई साइकिल तो तभी चलेगी ना जब बार बार वही चीज घूम के आती रहे। तो बाकी C3 एसिड जो बचा है उसका काम क्या था, उसने CO2 को रिलीज कर दिया। मेन काम यही होता है ना भाई, केल्विन साइकिल में भी क्या चाहिए था हमें, CO2 चाहिए था। ठीक है, तो उस C3 साइकिल में तो डायरेक्ट मिल रहा था मीजोफिल सेल को ये, लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ है अंदर। तो कौन देगा, ये एसिड देंगे। जो हमने ये देखा मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर लाके CO2 को रिलीज कर देंगे, और बाकी जो एसिड होगा वो दोबारा से मेसोफिल बाहर वाली सेल में चला जाएगा। समझ आई इतनी बात, बोलो। तो ये ट्रांसपोर्ट वाला जो फीचर है ये एडिशनल है, बाकी C3 साइकिल ही चलेगी। शुगर जो बन रहा है वो C3 साइकिल से ही बनेगा, बाकी काम जो हो रहा है एक्स्ट्रा वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है CO2 के। ठीक है, समझ आया, बोलो। सबको बताना है। विवेक और एक बच्चा और था, वाणी, तौकीर, राम, राम बाबू पाल, आपका क्या नाम है बेटा, प्रतिमा, पलक, मीना, खुशी, खुशी, खुशी नाम के 2 बच्चे हैं। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे बताती, मैं आप पूछ रहे हो तो यही बता देती हूँ।
ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी मैंने बताया था पीछे भी कि रुबिस्को जो एंजाइम है ना, रुबिस्को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, ये हमने देखा ना, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर। इस रुबिस्को की कैपेसिटी है CO2 से भी और ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों से कंबाइन हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। ये सारा प्रोसेस चली इसलिए रहा है, इसकी एफिनिटी है, ये दोनों से कंबाइन हो सकता है, ऑक्सीजन से भी और CO2 से भी। CO2 से कंबाइन होकर तो ये शुगर बना ही रहा है, जैसे हमने केल्विन साइकिल में देखा। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है तो ये कोई शुगर वुगर नहीं बनाता, नो शुगर। एक तरीके से वेस्ट प्रोसेस है, नो शुगर। और साथ के साथ शुगर तो नहीं बनाएगा लेकिन ATP ले लेगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ, एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना ये, खाना भी नहीं बनाया और इसमें क्या कर दिया, हमारा एनर्जी भी ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इसको बचा के रखना है ऑक्सीजन से। तो इन्होंने क्या करा, C4 प्लांट्स ने रुबिस्को को मीजोफिल सेल्स में ना रख के अंदर वाली सेल्स में रख दिया, जिनको हम बोल रहे हैं BSCs। C3 प्लांट के केस में ये मीजोफिल सेल्स में ही था, तो वहां पे क्या होता था, अभी तो हमने देखा कि CO2 से, वहां पे ऑक्सीजन से भी कंबाइन होता है और यहाँ पे नहीं होगा। C4 प्लांट्स में ये अंदर है, छुपा हुआ है BSC सेल के अंदर, तो ये ना ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हो पाता। इसीलिए बोलते हैं कि C4 प्लांट्स में क्या है, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। C4 प्लांट्स की एफिशिएंसी, या हम प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में बोलें तो प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट्स की ज्यादा है इन केस ऑफ C3 प्लांट्स। समझ आई बात, अभी करते रिपीट। ठीक है, अगर हम लाइट की बात करें, दो प्लांट को हमने C3 प्लांट को और C4 प्लांट को एक ही लाइट में रख दिया। ठीक है, तो उस केस में C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे रुबिस्को ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है, इसीलिए यही अरेंजमेंट है। ये बाद में पता लगा, पहले C3 प्लांट ही खोजे गए थे, तो लोगों को लगा साइंटिस्ट को सिर्फ C3 होते हैं, लेकिन जब वो डिफरेंट प्लांट की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नहीं, C4 प्लांट्स जो बेसिकली ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, जैसे शुगर केन जो हमारे रीजन में मिलते हैं, यहाँ पे क्या है, गर्मी में कितनी गर्मी होती है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे थे, तो इन्होंने देखा कैसे दे रहे हैं इनकी प्रोडक्टिविटी। तब इन्हें पता लगा कि रुबिस्को कहाँ है, रुबिस्को जो C3 के केस में कभी कभी ऑक्सीजन से भी कंबाइन हो रहा था, लेकिन C4 के केस में ऐसा नहीं है, वो पूरा CO2 से कंबाइन होकर फुल ऑन शुगर बना रहा है। ठीक है, तो वहां उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ गई। यही अरेंजमेंट है, यही रीजन है। तो C4 प्लांट, ये क्वेश्चन भी आता है कि C4 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है, इसीलिए है क्योंकि रुबिस्को कहाँ है, बंडल शीट सेल्स में है और वो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हो पाता। ठीक है, समझ आई ये बात, बोलो, समझ में आ गई सबको? नाम बहुत सारे हैं इसमें, नाम तुम लोग को थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। अब इसको देख लो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी वाली वो है डायग्राम। ठीक है, तो वही चीज है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 कहाँ आएगी, पीईपी के पास, दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्टर। ठीक है, और इसने किससे मिला, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये कंफ्यूज नहीं होना। ये CO2 क्या है, CO2 सबसे पहले क्या होता है, वाटर से कंबाइन होकर बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है, उसके बाद वो पीईपी से कंबाइन होता है। तो उन्होंने यहाँ पर वही लिख दिया है, तो है ये बेसिकली CO2 ही। ये फिक्स होगा, क्या बनाएगा फिक्स होके, OAA फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में और एस्पार्टिक एसिड में। मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होंगे कहाँ, बंडल शीट सेल्स पे। ठीक है, बंडल शीट सेल्स में देखो इसने क्या करा, इसने CO2 रिलीज कर दिया। मेनली क्या हो रहा था, मैलिक एसिड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना बस, क्योंकि ये अंदर है, सेल क्या है, बंडल शीट सेल अंदर की तरफ है ना, तो वहां तक CO2 कैसे पहुंचेगा, ये पहुंचा रहे हैं, मैलिक एसिड पहुंचाएगा, C4 एसिड पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसने CO2 रिलीज करा, यहाँ पर केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, बाकी जो एसिड बचा वो दोबारा से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ चला गया, मीजोफिल सेल में बाहर वाली में चला गया, और ये दोबारा से रीजनरेट करके फर्स्ट मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्सेप्टर पीईपी का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगी पूरी साइकिल। आगे समझ में कोई डाउट तो पूछो, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये साइकिल्स। ठीक है ना, देख लो इसको डायग्राम को।
C3 एसिड, हाँ, मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू, बीच में बहुत ऐसा इतना सिंपल नहीं है प्रोसेस, लेकिन हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना कि किसमें क्या बन रहा है और क्या, उनसे पूरा साइकिल नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो आपको बस ये याद रखना कि C3 होता है, C4 होता है, वो रीजनरेट होके दोबारा से क्या बना लेता है, दोबारा से PEB बना लेता है। क्योंकि साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए हमें, वही चीज जो फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट चीज थी, फर्स्ट मॉलिक्यूल था, वो दोबारा चाहिए होगा ना। तो आपने C3 में भी देखा और C4 में भी देखो, जो RUBP था या PEP था वो दोबारा बनाना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टर्न कैसे चलेगा नहीं तो साइकिल का, ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। शॉर्ट पे रिपीट करें, देखो करते हैं, एक सेकंड में ही देख लूं कुछ और तो नहीं बचा इसमें। तो यह हो गई आपकी C3 C4 साइकिल। वैसे एक और भी साइकिल होती है कैम साइकिल, ये आपकी बुक में नहीं दी है, कैम साइकिल नहीं दी ना, जिसने पढ़ लिया हो उसको पता होगा। एक होती है कैम साइकिल, ये भी सेम ही है, इसमें बस ये अंतर होता है कि ये रात में अलग चलता है, दिन में अलग चलता है, ठीक है। ये मेनली कैक्टस वगैरह में होती है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर। अभी थोड़ा सा पोर्शन बचा है इसका, फोटो रेस्पिरेशन बचा है, फैक्टर्स बचा है, लेकिन आज टाइम नहीं है तो अब आगे नहीं देखते, फिर तुम नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सभी, ठीक है। ये बाकी वही चीज लिखी है कि फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, ये सब याद करना है बच्चों, आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, PEP की, जैसे OA हो गया, ये एंजाइम का नाम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में क्या है हमारा, रुबिस्को इज प्रेजेंट, तो ये वही चीज है, इसको देख लेना एक बार। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं शॉर्ट में, पहले C3 देखते हैं और उसके कंपैरिजन में ना साइड में C4 देखेंगे, तो तुम्हें याद हो जाएगी। देखो यहाँ पे देखते हैं C3 और यहाँ देखते हैं C4, ठीक है। अब देख लो जिसको समझ नहीं आया, हाँ अभी अभी भेजूंगी, मुझे ये नहीं पता था यार इसमें 51 वाले भी बच्चे आते हैं, फिर तो तुम्हें लास्ट वाली भी नहीं मिली होगी। कोई PDF मिली है, आज तक नहीं मिली। वीकली टेस्ट होगा होगा, इस वीक नहीं हो रहा क्योंकि कुछ बच्चों के यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। अच्छा कोई नहीं मिली, ठीक है, मैं आज भेज दूंगी, मैं पूरे चैप्टर का भेज दूंगी तुम्हें, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, पूरे का। तो आप लोग पढ़ लेना, देख लेना, क्योंकि जो अब वीकली टेस्ट होगा ना नेक्स्ट वीक 25 को, वो फोटोसिंथेसिस का ही होने वाला है, ठीक है, तो पढ़ लेना। चलो कंपैरिजन देख लेते हैं। C3 साइकिल, CO2 आया, सबसे पहले कौन आएगा, मैंने माइक ओपन कर दिया, बोलो CO2। CO2 आएगा, किससे कंबाइन होगा, RUBP प्लस CO2, क्या बनेगा यहाँ पे, PGA, ठीक है, PGA बन गया हमारा। दिस इज फर्स्ट, शॉर्ट में लिख दो, समझ जाओगे ना, यस मैम। फर्स्ट प्रोडक्ट, और ये है हमारा फर्स्ट एक्सेप्टर, कंफ्यूज नहीं हो जाना। इस एंजाइम पे, इस रिएक्शन पे कौन सा एंजाइम जाएगा, रुबिस्को वहां जगह नहीं है, रुबिस्को, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ CO2 भी बोल देते हैं। सेकंड स्टेप होगा हमारा, ये PGA जो बना था ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पूरे सेकंड स्टेप में चलने के बाद ट्रायोस फॉस्फेट, यही ट्रायोस फॉस्फेट्स आगे क्या बनाएंगे, शुगर्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, दिस स्टेप, सेकंड स्टेप जो रीजनरेशन है, इसमें कितना रिडक्शन। ओ सॉरी, हाँ सॉरी, अच्छा बताया तुमने, देखा माइक ओपन करने का फायदा, रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या कंजम्पशन होगा, ATP और NADP कितने, 2, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप कौन सा होगा, थर्ड स्टेप होगा यहाँ पे रीजेनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन में क्या होगा, RUBP हमारा दोबारा से बन जाएगा, और दोबारा से बनने के बाद वो दोबारा से साइकिल में एंटर करने के लिए तैयार है। यहाँ पे भी क्या कंजम्पशन होगा, यहाँ पे भी 1 ATP इज यूज्ड, एक ATP यहाँ पे एंटर होगा, ठीक है, ये यहाँ पर एंटर होंगे, समझ जाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज रिडक्शन और थर्ड इज रीजेनरेशन। दिस इज केल्विन साइकिल,
इतना याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। एंजाइम के नाम, प्रोडक्ट्स के नाम, ठीक है। C4 में क्या हो रहा है अब? C4 में सबसे पहली बात तो दो टाइप की सेल्स है, 1 और 2। ऊपर वाली कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी Mesophil. cell। Mesophil cell. हाँ, Mesophil. मैम ये साइमल्टेनियसली है या फिर ये कनेक्टेड है? ये मैंने कनेक्टेड इसलिए दिखाया है यहाँ पे क्योंकि एक के अंदर एक है, ट्रांसफर होता है। आप देखो एनसीईआरटी वाले डायग्राम में देखो ना, बीच में इनमें कनेक्शंस होते हैं। सभी सेल्स के बीच में प्लांट्स के केस में प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट। क्या लिखा है? ना बैठ जाओ ना, ये लिखा है, दिख रहा है? मैम ये दिख रहा है टूटेगा ना? नहीं। हाँ, सेल्स को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्शंस होते हैं, पूरी लिंक नहीं होगी। उस कनेक्शंस के थ्रू क्या होगा? मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है। उनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ओके मैम। ठीक है। और मैम ये दोनों जो सेल है मतलब C4 और C3 वो एक के बाद एक काम करते हैं? कौन सी में? इसमें? नो मैम, C3 और C4। नहीं नहीं, इस, हाँ मतलब किस में पूछ रहे हो आप? C4 प्लांट्स में? मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि डार्क फेज में दो वो स्टेप्स होते हैं, मतलब दो तरह के होते हैं, एक C3 एक C4। तो ये कैसे काम करते हैं, मतलब एक के बाद एक या फिर एक साथ? देखो जो C3 प्लांट है उनमें तो ऑब्वियसली सिर्फ C3 ही चलेगी, यस ठीक है ना। मैम। और जो C4 प्लांट है उसमें C3 तो मेन है ही, C3 मेन ही है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल स्टेप है, ठीक है। जिसका म्यूट नहीं है माइक, वो माइक म्यूट कर लो अपना, ठीक है। ओके मैम। समझ आई? समझ आई? C4 प्लांट में यस बच्चे मैम। C3 तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ रहा है कि हमें पहले कुछ और बना के ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। चलेगा ये पूरा प्रोसेस साथ में ही। और C3 है तो C3 अलग ही चलेगी ना, C3 प्लांट्स आर डिफरेंट। उनमें ये सब नहीं होता, मीजोफिल सेल नहीं होगी, बंडल सीड सेल कुछ नहीं होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमने डायग्राम में बनाया मीजोफिल सेल होगी। ये जो ओके हमने मैम। बनाया मीजोफिल सेल है। तो ये तो पूरा एक ही प्रोसेस है, एक साथ ही चलेगा। यहाँ पे भी प्रोसेस तो पूरा एक ही साथ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गई फिर? ये ऊपर वाली मीजोफिल और नीचे वाली बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। अब इसमें हाँ, इसमें क्या होगा? CO2 मीजोफिल सेल में एंटर होगा। यहाँ पे भी मीजोफिल में ही हो रहा था, यहाँ पे भी उसी में होगा, लेकिन यहाँ पे रुबिस्को इज नॉट प्रेजेंट। तो ये क्या करेगा? ये पीईपी से कंबाइन, पीईपी से कंबाइन होके क्या बनाएगा? OAA। OA. हाँ, OA। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा जाएगा? यहाँ लिख देती हूँ ऊपर। मैलिक एसिड, वो तो मैलिक एसिड। नहीं, पीईपी केस। पीईपी केस। देखो एंजाइम के केस में कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा, जिसके लास्ट में ASE लिखा है वही एंजाइम होता है। समझ आ गई बात? मैलिक एसिड जिसने बोला था, ठीक है, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। एंजाइम के लास्ट में हमेशा ASE होता है। तो कभी गलती से लिखना भी चाहो तो ये बात याद रखना, तो तुम्हें याद आ जाएगी कि मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो, तो इसमें क्या हो गया? एंजाइम इज पीईपी केस। उसके बाद क्या होगा? OAA डिफरेंट, यानी कि दूसरे एसिड में C4 एसिड में कन्वर्ट होगा। जो क्या होते हैं? मैलिक एसिड भी हो सकता है मैलिक एसिड, या एस्पार्टिक एसिड। दीज आर बेसिकली फॉर्मिंग, ये क्यों फॉर्म हो रहे हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए। अब क्या होंगे? ये बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लो कि CO2 के आने का एक जरिया है ये एसिड। CO2 डायरेक्ट नहीं आता था, तो क्या हुआ? इसमें कंबाइन होके आ रहा है, ठीक है। C4 एसिड कहाँ पहुंच गया? हमारा BSC सेल में पहुंच गया। यहाँ पे जैसे कि BSC में पहुंचेगा, ये क्या कर देगा? ये ब्रेक हो जाएगा, CO2 रिलीज कर देगा, और C3 एसिड इधर बच गया। जो ये CO2 रिलीज हुआ, अब ये किस में जाएगा? ये फाइनली केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में जाएगा। तो देखा ना, केल्विन साइकिल, मेन तो केल्विन साइकिल ही है, क्योंकि शुगर वही बना रही है, लेकिन इसको डिफरेंट कुछ एक्स्ट्रा भी हो रहा है ना, इसलिए इसको हेचर-स्लेक पाथवे बोलते हैं। इसको साइकिल बोलते भी नहीं है, ठीक है। इसको साइकिल नहीं बोलते। C4 प्लांट्स में हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस पूरा प्रोसेस इज हेचर-स्लेक साइकिल, नो, पाथवे, क्योंकि साइकिल केल्विन ही है। कहाँ लिखा है? अगर कहीं तुम्हें इसमें लिखा हुआ भी दिख जाए ना, तो वो गलत लिखा है इसका मतलब। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ।
उसके बाद क्या होगा, CO2 कहाँ पहुंच गया, CO2 पहुंच गया हमारा, केल्विन साइकिल। देखो यहाँ केल्विन पाथ, है। ठीक है, पाथवे ही लिखा है, ठीक है, साइकिल नहीं बोलेंगे इसको, पाथवे बोलते हैं। C3 साइकिल के लिए बेसिकली पाथ क्रिएट करा गया है कि केल्विन साइकिल होगी कैसे, ठीक है। अब ये C3 एसिड कहाँ चला जाएगा, ये दोबारा से ट्रांसफर होके पी पे जाएगा। पीपी में, बाद में ये पहले मेसोफिल सेल में जाएगा और दोबारा से ये रीजेनरेट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट C4 साइकिल, ठीक है। और यहाँ चलेगी अंदर केल्विन। अब बताओ किसी को कोई डाउट? मैम जनरेटर एक ही चीज है। हाँ जी, जनरेटर फिक्सेशन एक ही चीज है। जनरेटर समझ नहीं आ रहा। मैम रीजनरेशन जैसे आपने भी रीजनरेशन और हमने फिक्सेशन। नहीं, रीजेनरेट का मतलब क्या हुआ, नाम से देखो ना, रीजेनरेट क्या होता है, दोबारा से किसी चीज को बनाना। फिक्सेशन मतलब हम कंबाइन कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। फिक्सेशन तो हमेशा फर्स्ट स्टेप है। यहाँ देखो, मैम बट क्लास डायग्राम में हमने यहाँ पे फिक्सेशन पढ़ा था। वहां पे वो इसलिए लिख दिया इन्होंने। नहीं नहीं, ये साइकिल उल्टी चल रही है, तुम गलत देख रहे हो। मैंने ऐसे बनाई है, ये ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज। देखो एरो की डायरेक्शन देखो, जो मैंने रीजनरेशन इधर लिखा है वो यहाँ पर इधर लिखा है दूसरी तरफ। यहाँ पे देखो, ओके मैम। रिक्रिएशन नहीं, हाँ कह सकते हो रिक्रिएशन भी, ठीक है। समझ आ गई सबको? कोई डाउट? कोई डाउट मत रखना, ठीक है ना, यही मैं कहना चाहती हूँ। कौन कहता है कोई डाउट मत रखना, था ना एक मूवी में। बोलो भाई, C3 एंड C4 आर क्लियर। मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, एंजाइम, फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट एक्सेप्टर, ठीक है। हाँ हाँ, रिक्रिएशन भी बोल देते हैं, लेकिन रिक्रिएशन उसको भी बोल देते हैं ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। एक एंजॉयमेंट के टाइप को भी बोल देते हैं रिक्रिएशन, ठीक है, कह सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटर यही होगा कि आप रीजनरेशन लिखो, क्योंकि बेसिकली जो आता है ना वो एनसीईआरटी पे बेस्ड, अरे सॉरी, वो एनसीईआरटी पे बेस्ड ज्यादा आता है, ठीक है। समझ गए? जो आपके टर्म्स एनसीईआरटी में दिए हैं, सब्जेक्टिव पेपर में वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उनको एज इट इज ही याद करना है। तो बाकी नीट के पेपर में भी बेसिकली वही आने वाले हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं 2 मिनट वाले, सही है, पढ़ के आना इसको। नेक्स्ट चैप्टर में देखो, यहाँ लिखा ना रीजनरेशन ऑफ आर, तो अगर तुम्हारे सब्जेक्टिव पेपर में आता है तो इसको रीजनरेशन ही लिखना। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो। आज मैंने नीट वाले क्वेश्चन निकाले हैं, वो देखते हैं। पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ क्योंकि टाइम लगा है, जल्दी जल्दी भागते तो फिर समझ नहीं आता। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करो बस, ठीक है। बाकी 4 अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, पोल्स में करना। ये नीट वाले क्वेश्चन है जो 22 और 21 में आए हैं बच्चों, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन लाइट फेस से और एक क्वेश्चन डार्क फेस से आएगा ही आएगा, 110%, ठीक है। 2 भी आ सकते हैं, लेकिन एक एक तो आएगा ही दोनों फेजेस से। सब लोग आंसर करने का ट्राई करो, ठीक है। प्लीज डोंट लेफ्ट, 2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। गलत है सही है कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत भी होगा तो भी तुम्हें समझ आएंगी चीजें कि क्या गलत सोचा मैंने, ठीक है। 28 स्टूडेंट्स आर देयर, 28 वोल्ट आने चाहिए प्लीज, ठीक है ना।
लास्ट क्वेश्चन मत करो, ये फोटो रेस्पिरेशन है नहीं, अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने दिया नहीं। ठीक है, कवर तो हमें पूरा चैप्टर करना था लेकिन टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। क्वेश्चन और भी है, 7 क्वेश्चंस आर देयर, वो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, अभी 3 करो बस। ठीक ठीक, बढ़िया। डन, बढ़िया। 2 मिनट रुक जाओ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे आंसर्स। एक क्लास और लगेगी कनिष्का। अभी अभी क्या बचा है इसमें? अभी फोटो रेस्पिरेशन बचा है और फैक्टर्स बचे हैं। ठीक है, वैसे तो आज ही खत्म कर रहा था लेकिन फिर जल्दी जल्दी भागते तो समझ नहीं आता कुछ भी। अब नेक्स्ट एक और क्लास लगेगी तब फिनिश होगा। हम्म